नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले जेनेटिक्स का सेकंड वाला पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मेंडल का जो कार्य रहा वो किस पौधे के ऊपर उन्होंने कार्य किया, कितने समय तक कार्य किया, किस स्थान पर कार्य किया, और उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, मटर के पौधे के ऊपर ऐसे कौन कौन से लक्षणों को मेंडल ने चुना था, और मेंडल के सक्सेस होने का कारण क्या रहा। और साथ में ही आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि यह आनुवांशिकी या वंशानुगति की जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मेंडल ने जो अपना कार्य किया उसकी रूपरेखा किस प्रकार से थी। मैं आपको बता दूं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिनको हम लोग जी.जे. मेंडल भी कहते हैं, इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अपने जो प्रयोग किए थे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि ये जो वंशानुगति की जो नियम है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जेनेटिक्स के जो फादर हैं, आनुवांशिकी के जो जनक है, जिनको हम लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल कहा था, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया में ब्रून के अंदर चर्च में, चर्च को हम लोग हिंदी में मठ कहते हैं, तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो थे वो ऑस्ट्रिया के अंदर ब्रून नामक स्थान पे चर्च में अपने प्रयोग जो थे उन्होंने किए थे। और इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक उस स्थान पर मटर के ऊपर अपने प्रयोगों को किया था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो मेंडल थे वो उस चर्च में फादर की पोस्ट पर थे। तो वो जिस प्रकार से चर्च को हम हिंदी में गिरजाघर कहते हैं, और वहाँ पर वो फादर या पादरी की पोस्ट पर थे, और वहाँ पर वो साथ में गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर मटर के पौधों को उगाकर उन्होंने 8 वर्षों तक जो थे वो अपने प्रयोग किए थे। और उन्होंने उद्यान मटर का इस्तेमाल किया था। तो मटर के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सी मटर थी, वो तो उद्यान मटर, और उद्यान मटर को हम लोग गार्डन पी कहते हैं। और गार्डन पी का जो वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों, वो पाइसम सटाइवम हार्टेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उद्यान मटर थी गार्डन पी, उसका बोटनिकल नेम पाइसम सटाइवम हार्टेंस था। और यदि पूछा जाए कि उद्यान मटर जो थी उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की जो संख्या थी, डिप्लॉइड संख्या जिसको हम 2n कहते हैं, वो 14 थी। तो मटर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है दोस्तों वो 14 होती है। फिर हम बात करें कि मेंडल ने अपने सिद्धांतों को जब प्रस्तुत किया, रिप्रेजेंट किया, तो कब रिप्रेजेंट किया, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ दोस्तों। तो मेंडल ने अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया था 1865 में, और 1866 में मेंडल के सिद्धांतों का प्रकाशन हो गया था। यानी कि पब्लिशिंग ईयर अगर देखा जाए तो मेंडल के प्रिंसिपल का पब्लिशिंग ईयर जो 1866 है दोस्तों, लेकिन रिप्रेजेंट जब उन्होंने सोसाइटी के सामने किया था तो 1865 में किया था। और कितने साल तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो लगभग 8 वर्षों तक मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट गार्डन पी या उद्यान मटर के ऊपर किए थे दोस्तों। फिर हम बात करें कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग जो किए थे उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने उसका टाइटल क्या रखा था, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सोसाइटी के सामने जब रिप्रेजेंट किया तो उसका शीर्षक रखा था पौधों में संकरण के प्रयोग, या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट, यानी कि पौधों के अंदर संकरण के जो प्रयोग थे उसके नाम से उन्होंने अपने प्रयोगों का जो शीर्षक था, टाइटल, वो रखा था दोस्तों। और ब्रून के अंदर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। तो आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किसके सामने रिप्रेजेंट किए, तो उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ दी ब्रून, यानी ब्रून की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उस सोसाइटी के सामने उन्होंने अपने प्रयोग को दर्शाया। और किस नाम से उन्होंने अपने प्रयोग को दर्शाया है, तो यहाँ पर पौधों में संकरण के प्रयोग या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन प्लांट, इसके नाम से उन्होंने अपने प्रयोगों को वहां पर प्रस्तुत किया था। और दोस्तों, उस समय में चूंकि बाकी वैज्ञानिक का जो था प्रभुत्व वो बहुत ज़्यादा था, तो इस वैज्ञानिक की बात किसी ने सुनी नहीं। और फिर मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने के लिए, यानी कि रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स प्रिंसिपल, तो 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रिस, कार्ल कोरेंस और शेमार्क। और इन 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र व्यक्तिगत रूप से अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। और इन तीनों ने जो अपने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किए थे, इन तीनों का भी जो कंक्लूजन था, जो निष्कर्ष था, वो वही निष्कर्ष था जो 1865 में मेंडल ने दे दिया था। तो हम कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने नियम भले ही 1865 में रिप्रेजेंट कर दिए थे, 1866 में मेंडल के नियम छप गए थे, उनका प्रकाशन हो गया था, लेकिन मेंडल के नियमों को मान्यता कब मिली है, तो उनको सन 1900 में
तीन वैज्ञानिकों ने जब व्यक्तिगत रूप से अपने अलग अलग प्रयोग किए तब इन्होंने वही बात कह दी थी जो बहुत पहले मेंडल साहब कह चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि मेंडल के नियमों को मान्यता सन 1900 में तीन वैज्ञानिकों के कार्य की वजह से मिली। दोस्तों फिर हम बात करेंगे मेंडल ने पी प्लांट में यानी कि मटर के पौधे पर 7 लक्षणों का चुनाव किया था। यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था। तो 7 कैरेक्टर जो थे वो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। दोस्तों हम अभी पढ़ने वाले वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। फिर हम बात करेंगे कि ये जो 7 कैरेक्टर थे मेंडल ने मटर के ऊपर जो 7 लक्षणों का चुनाव किया था वो 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही उपस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा है कि मटर के पौधे के अंदर टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम तो 14 होते हैं, लेकिन मेंडल ने उस पौधे के ऊपर जो 7 कैरेक्टर का चुनाव किया था वो खाली 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही उपस्थित थे। तो ये आपसे पूछा सकता है कि मेंडल के जो चुने हुए लक्षण थे वो कितने क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित थे। तो वो 4 क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित थे। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेंडल ने अपने सिद्धांतों को देने के लिए एक संकर और द्विसंकर यानी कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करवाए थे। तो मेंडल ने एक संकर प्रयोग भी किए थे और द्विसंकर प्रयोग भी किए थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वंशानुगतिकी के नियम को देने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड जो थे वो एक्सपेरिमेंट करवाए थे और उसके बेसिस पे मेंडल ने अपने सिद्धांत दिए थे। अब हम यहाँ पर बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे में जो 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था वो 7 जोड़ी लक्षण कौन से थे। साथियों अब हम बात करने वाले कि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर जिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या जो विपर्यायी लक्षण जो चुने थे वो लक्षण यहाँ पर टोटल 7 ऐसे लक्षण थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए मटर के पौधे पर 7 लक्षण जो मेंडल के द्वारा चुने गए थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर 7 लक्षणों के मैंने नाम लिखे हैं, जिसमें पहला लक्षण है बीज का आकार या शेप ऑफ दी सीड हम कहेंगे। दूसरा लक्षण दोस्तों बीज पत्र का रंग या कलर ऑफ दी कोटिलिडन्स। तीसरा यहाँ पर लक्षण होगा पौधे की ऊंचाई या हाइट ऑफ द प्लांट। पुष्प की स्थिति या पोजीशन ऑफ द फ्लावर। पुष्प का रंग या कलर ऑफ द फ्लावर। फली का रंग कलर ऑफ द पॉट और फली का आकार या शेप ऑफ द पॉट। दोस्तों इस प्रकार से ये 7 लक्षण मटर के अंदर मेंडल के द्वारा चुने गए थे। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने लक्षण चुने थे। तो आपको यहाँ पर 7 लक्षण याद करना है दोस्तों। लेकिन परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधे में फली के ऊपर कितने लक्षण चुने थे, यानी कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स टेकन बाय मेंडल इन पी प्लांट पोड। तो पोड यानी फली की हम बात करेंगे तो फली के ऊपर यहाँ पर 2 लक्षणों का चुनाव किया था, जिसमें एक फली का रंग है और एक फली का आकार है, कलर ऑफ द पॉड और शेप ऑफ द पॉड। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। मटर के पौधे पर टोटल लक्षणों की बात करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन अगर फली की हम बात करेंगे तो 2 लक्षण आएंगे। अगर फूलों की बात की जाए दोस्तों तो पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग यानी कि पोजीशन ऑफ द फ्लावर और कलर ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर भी 2 लक्षण आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर की बात करेंगे तो 2 लक्षणों का आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि फली की बात कर रहे हैं या पुष्प की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेंडल ने इन लक्षणों को जो चुना था, ये लक्षण जो है दोस्तों इनको याद करने का तरीका क्या हो सकता है। कई बार हम परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 लक्षण कौन कौन से थे। देखिए अगर आपको 7 कैरेक्टर चुनना है और याद करना है तो हम बात करें जब हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं, किसी भी पौधे को हम उगाते हैं तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है बीज की। तो हम लोग पहले बीज लेकर के आते हैं। तो हमने शुरुआत करी बीज से, फिर बीज का हमने क्या देखा आकार शेप कि वो बीज जो है वो गोल है या झुर्रीदार है, रिंकल है या राउंड है। तो बीज जो आपने अगर मटर का बीज अगर देखा हो तो मटर के जो बीज होते हैं उसमें कुछ बीज के ऊपर ऐसी झुर्रियाँ लगी होती है और कुछ बीज बिल्कुल ऐसे स्मूथ यानी कि चिकने होते हैं, गोल होते हैं। तो वो बीज का आकार उन्होंने देखा था। सबसे पहले हम बात करेंगे बीज के आकार की। फिर जब हम बीज को उगाते हैं खेत में, तो बीज को उगाते हैं तो बीज जब खेत के अंदर उगता है दोस्तों तो उसके अंदर से 2 शुरुआत में पत्ते निकलते हैं, जिसको हम लोग बीज पत्र या कोटिलिडन्स कहते हैं। तो इनिशियली शुरुआत के जो 2 पत्ते होते हैं जिनको हम लोग बीज पत्र कहते हैं, उनका रंग कैसा है। तो बीज को लगाने के बाद हम बीज पत्र को देखते हैं। फिर पौधा धीरे धीरे अपनी हाइट पकड़ता है। तो पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है या पौधा छोटा रह जाता है। तो इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट जो था वो टाल था या ड्वार्फ था, यानी कि पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा थी तो पौधा लंबा था। अगर पौधा अगर लंबा होगा तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पौधा अगर छोटा होगा तो उसकी हाइट
छोटी रह जाएगी। तो पौधा लंबा था या बौना था। उसके बाद हम बात करें कि पौधे में पुष्प की स्थिति क्या है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, यानी कि जब पौधे जब परिपक्वता पे आ जाते हैं, पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें जो पुष्प आता है तो पुष्प पौधे के कक्षस्थ वाले भागों में, साइड में आता है या फिर वो शीर्ष वाले भाग में आ जाता है। तो पोजीशन ऑफ द फ्लावर यानी कि पुष्प पौधे में कहाँ आया, लेटरल साइड में, जो लेटरल बर्ड्स होती है उनको हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिकाएं, वहां आ रहा है। एक्सिलरी बर्ड हम कहते हैं, और कभी कभी टर्मिनली बर्ड जो कि सबसे ऊपर होती है। तो अगर सबसे टॉप पे यानी कि यहाँ पर अगर फ्लावर आ जाएगा तो फिर ऐसे पौधे की हाइट बढ़ नहीं पाती है, और टर्मिनल यानी कि शीर्ष पे जब पुष्प आ जाता है तो पौधे की हाइट छोटी रह जाती है। और यदि फ्लावर टॉप पे ना आते हुए साइड में आता है तो ऐसे में पौधे की वृद्धि लगातार होती रहती है। तो पुष्प की स्थिति क्या है ये देखना है। फिर हम बात करेंगे कि जो पुष्प आया हुआ है उसका कलर कैसा है, पुष्प रेड कलर के हैं उसके अंदर या फिर व्हाइट, यानी कि जो फूल आए हैं वो लाल रंग के हैं या सफेद रंग के हैं। उसके बाद में दोस्तों जहां पर फूल आता है निश्चित रूप से वहां पर फल भी लगता है। तो यहां पर पुष्प जहां आया होगा उसकी जगह जब फली लगेगी तो फली का कलर कैसा है, फली का रंग देखना है और फली का आकार यानी कि शेप देख लेना है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको 7 जो लक्षण मटर के पौधे के याद करना है तो आपको शुरुआत बीज से करना है। बीज जब खेत में लगाएंगे तो बीज पत्र यानी कोटिलिडन्स की प्राप्ति होती है। फिर पौधे की हाइट हम लोग देखते हैं। फिर पौधे में जो फ्लावर आते हैं तो फ्लावर की हम पोजीशन देखेंगे, फ्लावर का कलर देखेंगे, और जहां फ्लावर आया हुआ है वहां पर जब पॉड यानी कि फली लगती है तो फली का भी रंग देखेंगे और फली का आकार भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये मटर के पौधे के ऊपर चुने गए 7 लक्षण थे। अब हम बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही इस्तेमाल क्यों किया। साथियों अब हम बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मटर के अलावा बहुत सारे विकल्प हो सकते थे यहाँ पर। तो ऐसा क्या कारण रहा कि मेंडल ने बाकी पौधों को न चुनते हुए सिर्फ मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो मेंडल ने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया उसका रीजन क्या था, क्या कारण था, इसके लिए हम देखें यहाँ पर। तो देखिए विपर्यायी लक्षणों की मौजूदगी यानी कि प्रेजेंस ऑफ दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। तो हम कह सकते हैं कि सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन पी प्लांट लाइक कलर ऑफ द फ्लावर, पोजिशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द कोटिलिडन्स, शेप ऑफ द सीड, हाइट ऑफ द प्लांट। यानी हम कह सकते हैं कि मटर के पौधे के ऊपर ऐसे कुछ विपर्यायी लक्षण थे। जैसे कि हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लंबा पौधा और बौना पौधा, पुष्प के कलर की बात करेंगे तो लाल पुष्प, सफेद पुष्प, और हम बात करेंगे अगर फली के रंग की हम बात करेंगे तो पीली फली और हरी फली, और फली का आकार की हम बात करेंगे तो वो पिचकी हुई थी या फुली हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों मटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे विपर्यायी लक्षण मौजूद थे। तो पहला जो कारण था होता कि विपर्यायी लक्षणों की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। दूसरी हम बात करेंगे द्विलिंगी पुष्प, यानी कि मटर के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ऑफ द पी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। तो मटर के जो पुष्प होते हैं दोस्तों वो द्विलिंगी होते हैं, उसमें नर और मादा, यानी कि उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प एक बड़ा कारण था। उसके बाद में स्वपरागण की प्रकृति, नेचर ऑफ द ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। तो चूंकि मटर के अंदर स्वपरागण होता है तो शुद्ध पौधे प्राप्त करने के लिए हमें स्वपरागण की आवश्यकता होती है दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करेंगे संकरण या पर परागण की सुविधा, यानी कि मेंडल ने क्या करा कि मटर के पौधे के ऊपर आसानी से उन्होंने संकरण भी करवा दिया। हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पोलिनेशन इज वेरी इजी ऑन पी प्लांट। तो मेंडल ने जब चाहा तब पौधे में स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जब चाहते तब उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते थे। तो मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण दोनों ही करवाए जा सकते थे। इस प्रकार से उन्होंने इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया दोस्तों। और हम बात करेंगे छोटा जीवन काल, शॉर्ट लाइफ स्पान, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जब फसल की उम्र कम होती है, 2 या 3 महीने में जब फसल आ जाती है दोस्तों, तो 1 साल के अंदर एक ही पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 3 महीने का अगर जीवन काल है तो 1 साल के अंदर एक पौधे की 4 पीढ़ियां, 4 जनरेशन जो है वो एक ही साल के अंदर अध्ययन की जा सकती है। और अगर मान लीजिए कि वहां पर सिर्फ बीज पत्र का रंग देखना है या पुष्प का कलर देखना है, पुष्प की स्थिति देखना है, तो रिजल्ट और भी जल्दी आ जाता है। तो मटर का पौधा
छोटा जीवन काल, शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से उन्होंने कम समय में बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया, तो उनके रिजल्ट बहुत जल्दी आए। उनको एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ा। अगर वो मटर की बजाय कोई दूसरा पौधा ले लेते जिसका लाइफ साइकिल, जिसका जीवन काल अगर ज़्यादा होता, तो मेंडल को अपने प्रयोग करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता लगती और उनको अपने प्रयोगों का निष्कर्ष करने के लिए समय उनको ज़्यादा लग जाता। तो वो इतने कम समय में सारा कैलकुलेशन कर नहीं पाते। तो ये मेंडल ने छोटे जीवन काल वाले पौधे को सिलेक्ट किया। दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन नेचर, इजी हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग और शॉर्ट लाइफ साइकिल, इस प्रकार से ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब हम बात करेंगे कि मेंडल के सफलता के कारण क्या है, या रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेंडल। साथियों, हम बात करने वाले मेंडल की सफलता का कारण क्या रहा, या रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द मेंडल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेंडल क्यों लकी रहे, उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे उनमें उनको सफलता क्यों प्राप्त हुई, बाकी वैज्ञानिक जो है वो इतने कम समय में सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। तो उसके कुछ कारण थे, जिसमें से पहला कारण है कि मेंडल ने शुद्ध पौधे या शुद्ध जो जनक थे या प्योर ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में शुद्ध पौधों का इस्तेमाल किया था, पहला कारण है। उसके बाद में मेंडल ने क्या किया, एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया, यानी कि सिंगल कैरेक्टर एट सिंगल एक्सपेरिमेंट, यानी एक प्रयोग में, एक बार में, वन टाइम में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया। उन्होंने सारे लक्षणों को एक साथ सिलेक्ट नहीं किया ताकि वो कंफ्यूज नहीं हुए, और उन्होंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर के उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए वो सक्सेस हो पाए। तीसरा कारण है दोस्तों, ऐसे लक्षणों का चुनाव किया जिनमें संलग्नता और अपूर्ण प्रभाविता नहीं थी, यानी कि मेंडल ने जिन कैरेक्टर को सिलेक्ट किया उसमें न तो लिंकेज था, न उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, और न ही कोई इंटरेक्शन था। तो ऐसे कैरेक्टर जिसमें लिंकेज नहीं थी, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं था, जिसमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था, टोटली यहाँ पर ऐसे लक्षण की वजह से मेंडल को सफलता ज़्यादा प्राप्त हुई। फिर हम बात करेंगे गणित और सांख्यिकी का अच्छा प्रयोग और अच्छा ज्ञान, यानी कि मेंडल को गणित यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जब एनालिसिस किया, अपने प्रयोगों का जब निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने गणित का इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का इस्तेमाल किया, तो वो ज़्यादा सही तरीके से अपना कैलकुलेशन कर पाए। फिर हम बात करेंगे लक्षणों का विपर्यायी होना, यानी कि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में पहचानने में बहुत आसानी थी कि कौन सा पौधा है वो लाल पुष्प वाला है, कौन सा पौधा जो है वो सफेद पुष्प वाला है, कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें हाइट ज़्यादा है, यानी कि पौधा लंबा है वो लाल पुष्प वाला है, पौधा छोटा है और सफेद पुष्प वाला है। तो इस प्रकार से विपर्यायी लक्षण होने की वजह से, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होने की वजह से उन्होंने आसानी से लक्षणों को पहचान लिया और उनका कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। फिर हम बात करेंगे स्वपरागण और परपरागण की सुविधा, यानी कि मेंडल ने जिस प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया उनमें जब चाहा तब उस पर सेल्फिंग करवा ली, और तब चाहा तब मैन्युअली अपने हाथों से उन्होंने उसमें पर परागण करवा दिया। तो उन्होंने ऐसे प्लांट का इस्तेमाल किया जिसमें सेल्फिंग और क्रॉसिंग यानी कि स्वपरागण और परपरागण दोनों की सुविधा थी। उसके बाद हम बात करेंगे पराग कणों के खराब होने की बहुत कम संभावना थी, यानी कि लीस्ट चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। चूंकि स्वपरागण वाला जो पौधा है, मटर के अंदर कील और कैरिना नाम का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से पुष्प के अंदर परागकणों का जो है दूषित जो होने का जो चांस है बहुत कम होता है। यहाँ पर शुद्ध परागकण ही होते हैं, बाहर से परागकणों के आने की संभावना बहुत कम होती है। प्राकृतिक तौर से यहाँ पर परपरागण होता नहीं है, तो यहाँ पर परागकणों की शुद्धता जो थी वो अच्छे से बनाए रखी जा सकती थी। इसलिए यहाँ पर उनको जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल प्योरली जो प्लांट थे वो उनको प्राप्त हुए। दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल जो है वो अपने प्रयोग में सक्सेस हुए। यहाँ पर पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने प्योर ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया, शुद्ध पौधों का इस्तेमाल किया, सिंगल कैरेक्टर ए टाइम यानी एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया उन्होंने, और उन्होंने जिन कैरेक्टर को चुना था उसमें कोई लिंकेज नहीं था, कोई संलग्नता नहीं थी, कोई अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था, कोई अन्योन्य क्रिया या कोई इंटरेक्शन नहीं था। फिर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज था उनको मेंडल को। उसके बाद में उन्होंने जिस कैरेक्टर के ऊपर अपनी स्टडी करी थी, जिन लक्षणों का अध्ययन किया, वो सब
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे ताकि उनको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हुई। उन्होंने आसानी से पहचान लिया उनको, और सेल्फिंग और क्रॉसिंग यानी स्वपरागण और परपरागण दोनों की सुविधा उस पौधे के ऊपर मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से अपने इच्छा अनुसार उसके अंदर प्रयोग कर लिए और परागकणों के दूषित होने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए पौधे उनको बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हुए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो आनुवंशिकी या वंशानुगति के जो नियम है वो नियम कौन कौन से हैं। साथियों अब हम बात करेंगे जो वंशानुगति की जो नियम है, सिद्धांत है या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ऐसे सिद्धांतों की हम बात करने वाले हैं, जिसमें एक होता है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम बात करेंगे, एक होता है पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करेंगे, और दोस्तों पृथक्करण के नियम को ही युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है कि युग्मक की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं या लॉ ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स किसे कहते हैं। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का जो नियम होता है, उसी को युग्मक की शुद्धता का नियम या प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स का जो है लॉ ये भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी को मेंडल का पहला नियम भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल, मेंडल ने पहला नियम कौन सा दिया था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स जो है वो मेंडल का पहला नियम है। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है दोस्तों, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ये मेंडल का दूसरा नियम है या सेकंड लॉ ऑफ द मेंडल। तो इस प्रकार से मेंडल का पहला नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल का दूसरा नियम जो होता है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वंशानुगति की जो नियम है लॉ ऑफ द हेरिडिटी, वो यहाँ पर 3 नियम है दोस्तों, जिसमें डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। लेकिन मेंडल के पहले और दूसरे नियम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पृथक्करण के नियम को मेंडल का पहला नियम कहेंगे और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को मेंडल का दूसरा नियम कहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो नियम है ये क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता के नियम का अगर मतलब देखा जाए तो नाम से स्पष्ट है, प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जिसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, और यहाँ पर प्रभावी का मतलब ये होता है कि ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, यानी कि जो F1 जनरेशन होती है, जिसको हम लोग पहली पीढ़ी कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोजिनी या ऑफस्प्रिंग या संतान कहते हैं, उस संकर पौधे के अंदर उस पहली पीढ़ी में जो 2 फैक्टर उपस्थित होते हैं, इन्हें पेरेंट्स जो 2 होते हैं, जनक जो 2 होते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा के जो लक्षण होते हैं, तो उन 2 में से पहली पीढ़ी के अंदर कोई एक ही लक्षण उपस्थित होता है, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि प्रभाविता के नियम की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर लाल और सफ़ेद ये 2 विपर्यायी लक्षण हैं, और इन दोनों में से अगर हम बात करें तो पहली जो पीढ़ी होगी F1 जो होगा, इसमें से F1 में अगर लाल दिखाई दे रहा है तो सफ़ेद दिखाई नहीं देगा, तो हम कहेंगे कि जो पहली पीढ़ी होती है F1 जनरेशन होती है, इसमें 2 कैरेक्टर में से कोई एक ही कैरेक्टर, एक ही फैक्टर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर हैं रेड और व्हाइट, लेकिन F1 में सिर्फ रेड ही दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही कारक अपना लक्षण प्रकट कर पाता है, दूसरा कारक जो है वो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से इस नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पृथक्करण के नियम की, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, देखिए, when a pair of contrasting factors are together in hybrid, these are not mix up and separate during the gamete formation। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करना है इन हाइब्रिड, यानी कि जो संकर पौधा होता है, यानी कि जो F1 जनरेशन या जो पहली पीढ़ी होती है, उस हाइब्रिड के अंदर पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टुगेदर, यानी कि विपर्यायी जो लक्षण है वो दोनों उसके अंदर उपस्थित है। हम कह सकते हैं कि रेड और व्हाइट, लाल और सफ़ेद पुष्प, दोनों ही रंग जो हैं वो इस हाइब्रिड के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर उपस्थित हैं। लेकिन क्या हुआ है, दीज आर नोट मिक्सअप, ये आपस में मिलते नहीं है कि लाल रंग और सफ़ेद रंग आपस में मिक्सअप हो गए हैं, और एंड सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और जब गैमेट या युग्मक बनाने की जब बारी आएगी उस समय ये लाल रंग वाला गुण और सफ़ेद रंग वाला जो गुण है ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन का नियम जो होता है ये यूँ कह रहा था कि संकर पौधे में विपर्यायी कारकों का साथ साथ होना,
संकर पौधे में वो जो विपर्ययी लक्षण जो है, लाल और सफेद जो गुण है वो साथ साथ हैं और ये आपस में मिश्रित नहीं होते तथा युग्मक बनाते समय ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस नियम को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखिए इसकी परिभाषा है, जीन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि अलग अलग जो लक्षण वाले जो जीन होते हैं, जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं, जैसे कि पुष्प के कलर के लिए जीन कोई और होगा, पौधे की ऊंचाई के लिए जो जीन है वो कोई और होगा। तो ये अलग अलग जो लक्षणों वाले जो जीन है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। और जब ये गेमिट बनाने की बारी आती है तो कोई सा भी कैरेक्टर किसी के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। जैसे हम बात करें कि एक पौधे में अगर लाल पुष्प है और पौधा अगर लंबा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लाल पुष्प हमेशा लंबे पौधे में ही आएगा, कभी कभी लंबे पौधे में सफेद पुष्प भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि एक पौधा है जो ड्वार्फ है यानी कि छोटा है और उसमें सफ़ेद रंग का पुष्प है, तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हमेशा बोने पौधे या छोटे पौधे में सफ़ेद पुष्प ही आएगा। कई बार बोने पौधे में या ड्वार्फ प्लांट के अंदर रेड यानी कि लाल पुष्प भी आ सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो जीन होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर वाले, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं, लेकिन जब वो गेमिट बनाते हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं डालता कि कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर किसी एक ही पौधे में जाएगा, वो अलग अलग भी हो सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, युग्मक की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। अब हम इसको और किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं साथियों। अब हम देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से उदाहरण के तौर पे हम लोग इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस या अगर हम प्रभाविता के नियम की बात करें तो यहाँ पर लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प यानी कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर वाले दो अलग अलग प्लांट है, और रेड के लिए हम लोगों ने दोनों आर बड़े लिखे हैं और वाइट के लिए दोनों आर छोटे लिखे हैं। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो F1 जनरेशन होती है, यानी कि ये जो F1 जनरेशन है, ये जो पहली पीढ़ी है, ये F1 जनरेशन इन दोनों पौधों में क्रॉस करवाने से प्राप्त हुई है। यहाँ दोनों आर एक जैसे थे, एक बड़ा आर आया, यहाँ दोनों आर एक जैसे थे, एक छोटा आर यहाँ से आया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो F1 के अंदर बड़ा आर भी है और छोटा आर भी है, यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर या संकर पौधा या हाइब्रिड या ऑफ स्प्रिंग या जो संतति है, इसको हम प्रोजिनी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर F1 जिसको हाइब्रिड, संकर, प्रोजिनी या संतान कह रहे हैं, इसमें कैपिटल और स्मॉल आर दोनों उपस्थित है, यानी कि लाल रंग वाला और सफेद रंग वाला दोनों ही जीन यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर दिखाई सिर्फ लाल कलर ही देगा, सफेद कलर वाला गुण यहाँ पर उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है दोस्तों कि F1 के अंदर सिर्फ एक ही कारक जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रकट करता है। एक कारक अपने आप को प्रकट करेगा और दूसरा प्रकट नहीं करेगा। यहाँ पर F1 के अंदर देखिए बड़ा आर और छोटा आर दोनों है, लेकिन F1 में सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देगा, सफेद रंग दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर जो होता है वो F1 में अपने आप को प्रकट कर पाता है, एक फैक्टर प्रकट नहीं करता है। तो जो फैक्टर अपने आप को F1 में प्रकट करेगा, यहाँ पर F1 में हमें रेड यानी लाल दिखाई दे रहा है, सफ़ेद दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सफ़ेद यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग यहाँ पर प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर F1 या पहली पीढ़ी में दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण कहते हैं, और ऐसे जनक को हम लोग प्रभावी जनक या डोमिनेंट पेरेंट कह सकते हैं। यहाँ पर लाल और सफ़ेद इन दोनों में से F1 में सिर्फ लाल दिखाई दे रहा है, इसलिए लाल को या रेड को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कह सकते हैं। और जो कैरेक्टर यहाँ पर F1 में दिखाई नहीं दिया उसको हम लोग अप्रभावी या रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। F1 में व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए व्हाइट जो है यहाँ पर सफ़ेद जो होता है वो अप्रभावी या रेसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो देखिए इसके हिसाब से जो हाइब्रिड प्लांट होता है, यानी कि जो संकर पौधा होता है, यहाँ पर ये हाइब्रिड या संकर प्लांट जिसमें एक आर बड़ा और एक आर छोटा हो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको हाइब्रिड पहचानना हो, संकर पहचानना हो, देखिए यहाँ पर दोनों आर बड़े थे
यहाँ पर भी दोनों आर छोटे थे, तो यहाँ पर भी जब दोनों सेम थे, यहाँ पर दोनों आर बड़े हैं यानी कि ये होमोजाइगस है। यहाँ पर दोनों आर छोटे लेकिन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा और एक छोटा होता है। जब एक बड़ा और एक छोटा होता है उसको हम बोलते हैं विषम युग्मज या हेटेरोजाइगस। और जो विषम युग्मज होता है, हेटेरोजाइगस होता है, वो हाइब्रिड होता है, वो F1 होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड जो है, संकर जो पौधा है, इसमें देखो दोस्तों, बड़े आर का मतलब होता है रेड यानी कि लाल रंग, और छोटे आर का मतलब होता है व्हाइट यानी कि सफेद रंग। अब यहाँ पर F1 के अंदर रेड और व्हाइट दोनों ही उपस्थित हैं, दोनों जीन यहाँ पर एक साथ में है, लेकिन ये आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। और अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो रेड वाले अलग हो जाते हैं और व्हाइट वाले अलग हो जाते हैं, और ये इस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग होते हुए अगली गैमेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि F1 में जो कैरेक्टर साथ साथ हैं वो अगली जनरेशन में गए हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ F1 में रेड और व्हाइट दोनों साथ साथ में हैं, लेकिन वो जब F2 में गए हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, रेड अलग हो जाता है और व्हाइट अलग हो जाता है। और यहाँ पर प्योर रेड और प्योर व्हाइट जो है वो यहीं से आया हुआ है, और ये जो प्योर रेड और प्योर व्हाइट हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स या युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो सिद्धांत होता है, कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्लांट है जिसमें लंबा पौधा और लाल पुष्प है, यानी कि प्लांट जो है वो टॉल है और रेड फ्लावर वाला है। एक और प्लांट है बोना पौधा और सफेद पुष्प यानी कि ड्वार्फ प्लांट है, और व्हाइट कलर के उसके फ्लावर है। यहाँ पर लंबे के लिए कैपिटल टी और लाल रंग के लिए हमने कैपिटल आर लिखा हुआ है, और बोने के लिए स्मॉल टी और सफेद रंग के लिए स्मॉल आर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबे पौधे में लाल पुष्प आया हुआ है और बोने पौधे में सफेद पुष्प आया हुआ है, यानी कि टाल प्लांट होगा तो रेड फ्लावर आया हुआ है, ड्वार्फ प्लांट है तो व्हाइट फ्लावर आया हुआ है। इस प्रकार से दो प्रकार के पौधे हैं हमारे पास में, लंबा पौधा लाल फूल वाला और बोना पौधा सफेद फूल वाला। लेकिन ऐसा अगली जनरेशन में हम जाएंगे, जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे इनकी, तो वहां पर हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, जिसमें लंबे पौधे में लाल फूल और लंबे पौधे में सफेद फूल, यानी कि जो टाल प्लांट होंगे उसमें रेड फ्लावर भी आ जाएगा और टाल के अंदर व्हाइट फ्लावर भी आ जाएगा। और बोने पौधे ड्वार्फ प्लांट में लाल यानी कि रेड फ्लावर भी है और उधर सफेद यानी कि व्हाइट फ्लावर भी है। दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लंबे के साथ में जो था वो लाल पुष्प था, लेकिन यहाँ पर लंबे पौधे में सफेद पुष्प भी आ गया है, और यहाँ पर बोने पौधे में सफेद पुष्प था, यहाँ पर बोने पौधे में लाल पुष्प भी आ गया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से जो जीन होते हैं, हाइट वाला जो जीन है जिसमें कैपिटल टी है, ऐसा नहीं कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर के साथ में ही आएगा, कैपिटल टी कभी कभी स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है, और यहाँ पर स्मॉल टी के साथ में स्मॉल आर आए ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार स्मॉल टी के साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये टी तो कैपिटल रहेगा यहाँ पर, लेकिन व्हाइट यानी सफेद पुष्प है तो यहाँ पर आर जो आ जाएगा वो छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टी कैपिटल है और आर छोटा आ गया है। और यहाँ पर बोने फ्लावर पौधे की बात करेंगे तो यहाँ पर टी तो छोटा रहेगा, लेकिन पौधा जो कि लाल रंग वाला है तो आर के साथ आएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो ऐसा नियम नहीं है कि कैपिटल टी में हमेशा कैपिटल आर ही आए, कैपिटल टी में स्मॉल आर भी आ सकता है, और स्मॉल टी में हमेशा स्मॉल आर आए ऐसा जरूरी नहीं है, स्मॉल टी में कैपिटल आर भी आ सकता है। इस प्रकार से जीन जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसी को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये 3 नियम और इनको उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।